लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज हम बातचीत कर रहे हैं श्री मधुकर उपाध्याय से। और आपका परिचय मैं ये कह कर के देना चाहूँगा कि हिंदी पत्रकारिता में आपका 5 दशक से अधिक का अनुभव है और पीटीआई, भाषा, समाचार, बीबीसी आदि उल्लेखनीय एजेंसी समाचार माध्यम के लिए आपने काम किया है और उसके अतिरिक्त हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, अंग्रेज़ी का आपका बहुत अच्छा ज्ञान है, उसमें माहिर हैं। 15 से अधिक किताबें छप चुकी हैं और उसके अतिरिक्त नाटक, कविता पर भी आपका प्रकाशन है। एक तरह से घुमंतू हैं और उसमें ये है कि डांडी मार्च को इन्होंने दोबारा कवर किया है। मेरठ में 1857 में जब विद्रोह हुआ तो वहाँ से दिल्ली तक का सफ़र जो गदर में विद्रोहियों ने किया था उसको आपने पूरा रिट्रेस किया, जगह जगह पर गए। और कविता के अतिरिक्त आपका संगीत का ज्ञान है, तो इतनी विधाओं पर समान अधिकार, बहुत खुशी की बात है कि मधुकर जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। और बातचीत करते समय सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपने गांधी जी को भी उनको बहुत नज़दीकी से पढ़ा है, उनके बारे में जाना है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि गांधी जी की वेशभूषा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो सादगी थी वो क्या प्रायोगिकता की दृष्टि से थी? क्या वो अपने साथियों पर स्वतंत्रता आंदोलन में एक उदाहरण पेश करना चाहते थे? किसी तरह का वो संदेश था? वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, गांधी जी ने तो हमेशा कहा कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज, तो इस बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता कि उनका कपड़ा भी उनका संदेश था। और ये उन्होंने बिल्कुल क्रमवार तरीके से किया है। जब वो लौटे हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत, तो एक बक्सी, छोटा सा बक्सुआ लेके आए वो, जिसमें उन्होंने 3 कपड़े रखे हुए थे। और साउथ अफ्रीका से 6 महीना उनको लंदन में रुकना पड़ा, वर्ल्ड वॉर हो गया था जब वो वापस आ रहे थे 1915 में। तो वो बक्सा इन्होंने खोला नहीं, जैसा वो कपड़ा धोकर और आयरन करके रखा गया था वैसा ही कपड़ा 6 महीने बाद लेकर वो हिंदुस्तान बम्बई पहुँचे। और जहाज़ से उतरने से पहले उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं कपड़ों में हिंदुस्तान में उतरूँगा। वो सारे जो वेस्टर्न कपड़े थे वो सब उन्होंने उस शिप में ही त्याग दिए थे। तो ये वो किस तरह की धोती, बड़ा सा अमामा कहते थे वो, एक सिर पर पगड़, गुजराती साफा, हाँ, राजकोट का जो साफा बांधने का एक ढंग होता था, उस तरह का एक साफा पहना उन्होंने, कुर्ता पहना। और वो इतना, और एक अंग वस्त्र दुपट्टा जैसा भी था उनके बदन पर जब वो उतरे। तो वो एक मैसेज देना चाह रहे थे। और ये कहना कि गांधी जी ने कोई काम ऐसा किया होगा जिसका कोई जो अकारण रहा हो, जो अनायास हो गया हो, ये बेकार की, मतलब इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। बल्कि एक बहुत सुंदर किताब है गांधी एज ही ड्रेस्ड, करीब करीब 200 पन्ने की किताब में सिर्फ गांधी जी की पोशाक कैसे कैसे बदली है इस पर है। और अमामा उन्होंने कब छोड़ा, पगड़ उन्होंने कब उतारा राजकोट का, जब उन्होंने, गोखले ने उनसे कहा कि 1 वर्ष तक आप कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान को देखेंगे। तो मैंने वो पूरा 1 साल रिक्रिएट किया जी। और वो एक बाद में एक बहुत बड़ी 100 अंक की, 100 एपिसोड की एक श्रृंखला आकाशवाणी ने प्रसारित की और उस पर किताब पेंगुइन ने छापी जी, खामोशी की दास्तान, कि वो आदमी जिसने कुछ नहीं कहा जी और लगातार बोलता रहा, लोगों को समझ में आ रहा था कि गांधी क्या कह रहे हैं। वो पगड़ लेके जब ये 3रे दर्जे में यात्रा करते थे तो इन्होंने देखा कि लोगों को असुविधा हो रही जी, तो इन्होंने कहा कि ये बेकार की चीज़ है,
और मैं ये राजकोट की पगड़ी यहीं छोड़ता हूँ, वो रेलगाड़ी में छोड़ दी, उसके बाद दोबारा जीवन भर नहीं पहनी। उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान बीच में एक जगह ये कहा कि अब ये जो मेरे सिर के बाल हैं ये ऐसे ही कम हो रहे हैं, और वो उस समय उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 44-45 साल के थे। तो उन्होंने वहाँ सिर मुंडवाया और एक छोटी सी धोती और उसी धोती को ऊपर से लपेटना, तो ये दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने किया, जिसका लोगों से तो कोई इससे क्या संदेश वो देना चाह रहे थे? ये कनेक्शन जो इस्टेब्लिश होता है लोगों के साथ जी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत अजीब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक ऐसा खास, देश है जी। जिसको आप लोगों से जुड़े बिना नहीं समझ सकते। तो और अगर लोगों की ज़बान में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और कम्युनिकेट करने का मतलब सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, आपकी वेशभूषा उसमें शामिल होती है, रहन सहन शामिल होता है, आपका ये व्यवहार उसका हिस्सा था। ये उसका हिस्सा था, जिसको बहुत बाद में एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हुए अमेरिका में, जी, उन्होंने इस पर लिखा कि अगर आप सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन का जो उसका मीडियम है उसको समझना पड़ेगा आपको। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन मीडियम इट वुड बी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। जी, जी। सो गांधी जी सोसाइटी को न केवल समझ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, अपने को एस्टैब्लिश भी करना आत्मसात करना चाहते थे। गांधी जी वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे हैं तो चंपारण पहुंचने से पहले मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि उनको महात्मा की उपाधि दे दी थी लोगों ने, गुरुदेव ने। गुरुदेव से भी 4 साल पहले उनको चंपारण के लोगों ने महात्मा लिखना शुरू कर दिया था। मेरे पास डायरी के वो पन्ने हैं जी, जिसमें महात्मा जी तो ये राजेंद्र बाबू या डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा का किसी का होगा, क्योंकि चंपारण में तो नेतृत्व इन्हीं का था ना जी। चंपारण में गांधी जी तो गए थे राजेंद्र बाबू के घर पर जी, और इनको समझ लिया, चूंकि ये अपना वो एक वही धोती तो और स्थानीय नेतृत्व किसका था? स्थानीय नेतृत्व में आप कह सकते हैं श्री कृष्ण बाबू थे, राजेंद्र बाबू थे, लेकिन गांधी जी के एक मित्र थे जो वकालत पढ़ते थे इनके साथ लंदन में। जी, उनका नाम अभी स्मरण नहीं आ रहा है, आ जाएगा अभी जी। तो वो वहाँ वकालत कर रहे थे, तो श्री बाबू और राजेंद्र बाबू के अतिरिक्त जी। और बल्कि गांधी जी के चंपारण जाने की यात्रा की व्यवस्था उन्होंने की, राजेंद्र बाबू ने। राजेंद्र बाबू तो उस दिन पटना में थे ही नहीं जी, जब ये पटना पहुंचे, और लोगों ने घर के राजेंद्र बाबू के घर के लोगों ने समझ लिया। संभवतः वो जो आप इशारा कर रहे हैं उनका कुछ कनेक्शन जेपी से था, जो आप बता रहे हैं। हाँ, ये उसके पहले की बात है, क्योंकि ये तो 19वीं सदी के आखिरी दशक में जी, ये बल्कि ये समझिए कि 1890-92 के आसपास ये लंदन से वापस आए वकालत करने के लिए हिंदुस्तान। जी। तो राजेंद्र बाबू के घर के लोगों ने इनको एक मुवक्किल समझ लिया जी। गांधी को, और गांव वाला समझ लिया, और इनको घर में घुसने भी नहीं दिया। लेकिन चंपारण तो दक्षिण अफ्रीका के बाद हुआ है। हाँ जी, तो वो तो हम फिर 1915-18 में पहुंचते हैं गोखले जी में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आप बात कर रहे हैं। हाँ। तो वो तो फिर मतलब साउथ अफ्रीका के बाद की बात है। हाँ, 1917 की बात कर रहा हूँ। 17 की बात है। 17 में चंपारण हुआ, बल्कि चंपारण से पहले गांधी जी से एक प्रश्न पूछा गया था जब ये भारत वापस आ गए थे जी, और लौट रहे थे, तो चार्ली, जिनको गांधी कहते थे, CF एंड्रूज जी, तो चार्ली ने इनसे रेलवे स्टेशन पर पूछा कि जैसा आपने दक्षिण अफ्रीका में किया था वैसा भारत में आप कब करेंगे। जी, तो गांधी जी ने कहा कि इसमें समय लगेगा, हो सकता है 5 साल भी लग जाए। जी, लेकिन 1915 में वापसी के बाद 1917 होता है, और 1917 में गांधी चंपारण पहुंच जाते हैं। जी, तो एक्चुअली 5 साल नहीं। गांधी जी को ये लगता था कि शायद मैं अगर तैयार हूं भी तो मेरी क्या लोग तैयार हैं कि नहीं, उसका एक प्रयोग था उनके लिए। हाँ, तो वो करना चाह रहे थे।
बहुत अच्छा। और ये पहला वीडियो था, हमारे साथ आप जुड़े रहें, हमारी बात मधुकर जी से चलती रहेगी। नमस्कार।